प्रियंका गुप्ता जी, बाहरी लोग के क्या मायने हैं? स्टेटहुड का क्या मायने? स्टेटहुड का मायने तो यही है ना कि वहां जो स्टेट हो, स्टेट के लोग हो, अपना प्रतिनिधि चुने, उसके प्रतिनिधि से आप जो भी समस्याएं हैं वो डिस्कस कर सकते हैं। हर राज्य में स्टेटहुड है। मैं पूछना चाहती हूँ कि अगर जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड की मांग करते हैं तो क्या गलत करते हैं, और इलेक्शन से पहले क्यों नहीं किया गया? अगर इतना ही जो है इनको आत्मविश्वास था कि इन्होंने सब कुछ अच्छा कर दिया है तो स्टेटहुड दे दिया होता। इलेक्शन करने में 10 साल लग गए, जब सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा तब। मैं पूछना चाहती हूँ कि आप बताइए कि जम्मू कश्मीर को अभी तक आप किसके सहारे चला रहे हैं? ब्यूरोक्रेसी के सहारे चला रहे हैं? आप मनोज सिन्हा जी के सहारे चला रहे हैं? सत्यपाल मलिक जी ने कितने तरह के ब्लेम लगाए, आज तक किसी पे कोई कार्रवाई नहीं की आपने। पता चलता है ना 300 किलो आरडीएक्स कहां से आया पुलवामा में, आज तक पता नहीं चला। ये बड़े शर्म की बात है कि आपने 2019 में उस पर वोट भी मांग लिया, पर आज तक उस सवाल का जवाब नहीं दिया आपने। आप बताइए कि वहां की जनता पूछ रही है कि आप 1500% वहां पे ड्रग्स का जो व्यापार है वो बढ़ गया 1500%। आप सोचिए वहां के युवाओं को। विजय शर्मा जी, जो पॉइंट विपक्ष का है वो ये है कि आपने स्टेटहुड नहीं दिया। 10 साल के बाद अब जाकर के विधानसभा चुनाव वहां पर हो रहे हैं। बाहरी लोगों से मतलब है कि एलजी का शासन चलेगा, क्योंकि आपने एलजी के पावर को बढ़ा दिया है। दिल्ली वाली स्थिति अब जम्मू कश्मीर में रहेगी, चाहे किसी की भी सरकार वहां पर बने, पूरा कंट्रोल एलजी का होगा। प्रत्युष जी, मैं इनको बताना चाहता हूं, ये यूपी पे ले गए। आप बताइए मुझे 370 हटने से पहले कितना कार्यकाल होता था? 6 साल। प्रियंका जी को मैं जरा करेक्ट कर दूं, 2014 में इलेक्शन हुए थे तो 4 साल हुए। अगर देश को मजबूत करने के लिए हमने तो नुकसान भी उठाया है। हमने वैली में 2 अपने लोकसभा सदस्य भी नहीं उतारे थे। हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है। आप कहते हो हमने अपने संकल्प पत्र में लिखा रखा है बाकायदा कि हम स्टेट का राज्य का दर्जा बहाल करेंगे। आप प्रियंका जी लिख लीजिए। आप जल्दी सुनिए देखिए, बीच में मैं किसी के बीच में नहीं बोलता। प्रियंका जी मैं किसी के बीच में नहीं बोलता। मैं शांति से सुनता हूँ। प्रियंका जी, आपके बीच में इन्होंने इंटरप्ट नहीं किया था, प्लीज। तो इसलिए अच्छा नहीं लगता बीच में बोलना। अब आप मुझे बताइए कि ये पत्थर पकड़ाते थे, 2-2 महीने कर्फ्यू लगता था इनके राज में। 2014 एक मिनट सुन लीजिए, 2014 तक एनसी की सरकार थी। प्रियंका जी बता देता हूँ, सुन लीजिए, धैर्य रखिए। 2014 तक 14,000 करोड़ खर्च हुआ था। हमने कितना खर्च कर दिया? हमने 81,000 करोड़ खर्च किया वहाँ पे। हमने टनल बनाए, रोड बनाए, हमने 59 कॉलेज बनाए वहाँ पे, मेडिकल कॉलेज की सीटें बढ़ा रहे हैं वहाँ पे। आपने देखा होगा एक्सप्रेस वे जम्मू कश्मीर के लिए। वहाँ के फल विक्रेता पाकिस्तान नहीं, दिल्ली की मंडी में बेचेंगे अपना फल। वहाँ के सब्जी विक्रेता हमारे किसान भाई दिल्ली में बेचेंगे। मात्र 6 घंटे में हम यहाँ आएंगे। हमने वहाँ पर रेल पहुंचाने का काम किया है, जो एफिल टावर से भी दुनिया की सबसे ऊंची रेलवे लाइन एफिल टावर जो चिनाब नदी के ऊपर है, वो हम बनाने का काम कर रहे हैं। प्रियंका जी, वहाँ मरहम लगाने का काम कर रहे हैं। आप अलगाववाद को बढ़ाने का काम कर रहे हो। आप कन्हैया कुमार को वहां भेजते हो जिसके ऊपर आरोप है टुकड़े टुकड़े करने के। आप एलान उमर के साथ साझा करते हो, मन साझा करते हो। उसकी क्या जरूरी सोच है? आप एनसी के साथ गठबंधन करते हो, जो कहते हैं कि 370 वापस लाएंगे। एक देश, 2 विधान, 2 निशान। आप दोबारा से वही उसमें ठीक है। फौजियों के सर काट एक साथ नहीं प्रियंका जी, मैंने पहले भी कहा था, एक एक करके बोले, अपनी अपनी बारी में बोले। संदीप वजीर जी, आवाज जा रही है ना आप तक? क्लियर आ रही है? आपको आ रही है मेरी आवाज? जी, संदीप वजीर जी, अब ये कहना कि ये बीजेपी की बी टीम है महबूबा मुफ्ती, कौन कौन बीजेपी की बी टीम है जो जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में नजर आ रही है? देखिए सर, हम तो पास्ट एक्सपीरियंस से ये बात कह रहे हैं। हाँ, तो भाई बीजेपी की कई बी टीम्स हैं जो जम्मू कश्मीर में काम कर रही हैं। कौन कौन है बताइए जरा। जितने भी घाटी के अंदर ये इंडिपेंडेंट्स हैं, ये उनकी बी टीम है। इंजीनियर राशिद उनकी बी टीम है। महबूबा मुफ्ती उनकी बी टीम है, इंजीनियर राशिद बीजेपी की बी टीम है। जी बिल्कुल। हाँ, ये सब उनकी बी टीम है। जितने इंडिपेंडेंट्स वहां पे इलेक्शन लड़ रहे हैं वो तकरीबन उनके बी टीम है। मतलब जो आपको हरा दे वो बीजेपी की बी टीम? नहीं, हम हारने वाले नहीं है सर, हम हारने वाले नहीं है। ये लोग समझते हैं कि बी टीम कौन है, सी टीम कौन है, ये सब समझते हैं लोग। ये लोग इस बात का जवाब देंगे। और जहां तक विजय शर्मा साहब कह रहे थे कि हमने तो इतनी कुर्बानी दे दी कि हमने कश्मीर में अपने कैंडिडेट से नहीं उतारे, तो ये कुर्बानी नहीं थी,
ये उन लोगों को आगे करना, जैसे इंजीनियर रशीद जैसे लोगों को आगे करने के लिए आपने अपने कैंडिडेट्स नहीं उतारे थे कि आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को या इंडिया अलायंस को नुकसान पहुंचाएं। इस वजह से आपने कैंडिडेट्स नहीं उतारे थे, और आपको तो कैंडिडेट भी नहीं मिलता कश्मीर के अंदर। आज भी वो पूरी सीटों के ऊपर अपने कैंडिडेट्स नहीं दे पाए हैं कश्मीर में। ये कौन सी कुर्बानी है सर? और हमारा जो टॉपिक था कि योगी आदित्यनाथ अगर यहाँ पे आते हैं तो वो क्या करेंगे यहाँ पे आके, आप मुझे ये बताइए, एक मंदिर के जो महंत हैं, अगर मैं ही किसी गुरुद्वारे का कोई ग्रंथी बन जाता हूं और उसके बाद मैं लोगों में जाता हूं, तो मेरा क्या इंप्रेशन होगा लोगों के अंदर कि ये सिर्फ एक ही समुदाय की बात करेगा, इसको अपने ही समुदाय से दर्द है और किसी का इसको कोई लेना देना नहीं है। तो वैसे ही योगी आदित्यनाथ जी तो जाने ही जाते हैं। उनका तो ट्रैक रिकॉर्ड ही ये है कि उन्होंने चुन चुन के सिलेक्टिव अप्रोच से माइनॉरिटीज को टारगेट किया है। बुलडोजर किस पे चलता है, गोली किस पे चलती है, ये तो हमें सबको मालूम है। अब वो जम्मू कश्मीर में आ रहे हैं, वो क्या करने आ रहे हैं? कोई प्रोग्रेस की बात तो करेंगे नहीं, किसी और चीज की बात तो करेंगे नहीं कि इन्होंने हमें 10 साल में दिया क्या है। बेरोजगारी की बात तो करेंगे नहीं। आप उनके भाषण देख लीजिएगा, आज वो यहाँ पे है, शाम को डिबेट बुला लीजिए, आपको पता चल जाएगा बेरोजगारी की एक बात नहीं होगी उसमें। तो हमारा तो यही कहना है कि ऐसे लोगों को जान के यहाँ पे लाया जाता है जो लोग आके माहौल को खराब करने की कोशिश करें। आ गई सेंसिटिव स्टेट है, आप इसको और डिवाइड करना चाहते हैं। इसलिए हमारी यही रिक्वेस्ट है योगी आदित्यनाथ साहब से भी कि जो पॉलिसीज की बात करें, ऐसी बातें यहाँ ना करें जिससे क्या चुनाव से पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हार मान ली है? क्या क्यों मान लिया सर हार? हम तो सरकार बनाने जा रहे हैं। मैं आपको आज भी कह रहा हूं, आपको एक दिन मैंने पहले भी कहा था 60-65 सीट्स जो है मैंने सवाल क्यों किया, वो एक बयान सुन लीजिए उमर अब्दुल्ला साहब का, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। बयान चलाइएगा जरा उमर अब्दुल्ला। अगर यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस हमारी अलायंस हुकूमत नहीं बनती है तो जाहिर सी बात है बीजेपी वाले अपनी हुकूमत बना के यहाँ पे असेंबली के ज़रिए एक ऐसा करारदाद यहाँ से पास करेंगे जिसके तहत ये दुनिया को कहेंगे कि ना 370 हटना जम्मू कश्मीर के लोगों ने कबूल किया है। यहाँ जो भी 5 अगस्त 2019 को हुआ है, जम्मू कश्मीर के लोग उससे खुश हैं। अगर लोग उससे खुश हैं तो चलिए ना, फिर इलेक्शन में जो नतीजे होंगे देखी जाएगी। संदीप वजीर साहब, 370 पर फोकस आपका समझ में आता है, लेकिन क्यों आपको ऐसा आप खुद ही कह रहे हैं कि अगर जीत जाती है बीजेपी तो एक मैसेज देगी कि देखिए 370 हटाया और देखिए नतीजे क्या है। अगर हम जीतने में कामयाब नहीं, आप भी ये मान रहे हैं, यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस भी मान रही है कि 370 के मुद्दे पर वोटर ईवीएम का बटन दबा सकता है। सर लोग तो 370 के फेवर के लिए ही वोट कर रहे हैं। जो अच्छा। लोग आप इतनी हाई वोटिंग देख रहे हैं, ये 370 को वापस लाने मतलब के लिए, वापस बहाल करने के लिए, वापस बहाल करने के लिए बिल्कुल वोटिंग हो रही है उसको बहाल करने के लिए। लोगों का यही मानना है कि हमसे गलत हमारा हक छीना गया है, वो इसीलिए वोट कर रहे हैं, वो अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने तो कहा कि 370 की दीवार को हमने कब्रिस्तान में दफना दिया। किसने कहा ये? प्रधानमंत्री ने कहा, पास्ट हो गया, हिस्ट्री गया 370। सर वो तो ये देखिए सर, मेरी बात सुनिए। हाँ। 70 साल तक वो कहते रहे कि 300, हम कहते रहे 370 नहीं, वो कहते रहे कि हम हटा के रहेंगे। आपने इस वक्त बड़ी बात कही, आपने इस वक्त बड़ी बात कही। प्रियंका गुप्ता आपने सुना, प्रियंका गुप्ता आपने सुना, नेशनल कांग्रेस इसलिए हो रहा है 370 की बहाली के लिए। आप गठबंधन में हैं, यानी आप दोनों यही चाह रहे हैं 370 की पुनर्बहाली। नहीं, देखिए जो बदलाव की बात होती है तो 370 में लगभग मैंने इसीलिए हो रहा है 370 की बहाली। देख लीजिए, आप ही के पार्टनर कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, आप ही के पार्टनर कह रहे हैं। प्रियंका गुप्ता, उनकी अलग पार्टी है, उनका अपना स्टांस हो सकता है। अलग पार्टी मत कहिए सर, गठबंधन में गए हैं आप अलायंस बनाकर गए जनता के बीच में। जनता को गुमराह मत कीजिए, जनता को गुमराह मत कीजिए कि गठबंधन में भी है, जनता को गुमराह मत कीजिए। एक मिनट मैं क्लैरिफाई कर देता हूं। मैं साथ होने के साथ साथ डिफरेंट पार्टीज भी हैं, उनका अपना स्टांस हो सकता है, हमारा अपना स्टांस है। कई मुद्दों पे हम सेम है, कई मुद्दों पे हम डिफर भी करते हैं, लेकिन मैं अपना स्टांस आपको क्लियर कर रहा हूं। कई मुद्दों पर एक है अमित रैना साहब, कई मुद्दों पर एक है, कई मुद्दों पर हम डिफर करते हैं। ये कंफ्यूजन वाली स्थिति क्यों है अमित रैना साहब? कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस में 370 पर खुलकर बोल रहे हैं, और अभी खुद संदीप वजीर साहब ने कहा कि हां हो रहा है चुनाव 370 के मसले पर, पुनर्बहाली पर लोग वोट डाल रहे हैं, पता चल जाएगा। लेकिन कांग्रेस असमंजस की स्थिति में क्यों ऐसा? चलिए एक बात अगर मैं वजीर साहब की मान लूं तो कल श्रीनगर ने तो इंडोर्स कर दिया कि 370 वापस नहीं चाहिए।
28% वोटिंग में कोई रिकॉर्ड वोटिंग नहीं हुई है। तो अगर इनके हिसाब से चलो तो पूरे श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट ने कहा हमें 370 वापस नहीं चाहिए। देखिए ये जो मापदंड है ना इनके मापदंड अपने 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 हिसाब से बनाए जाते हैं। इस देश में मुफ्ती मोहम्मद सईद जब गृह मंत्री बने वो एमपी जम्मू कश्मीर से नहीं बने थे, वो एमपी बने थे मुजफ्फरनगर से। महबूब मुफ्ती का अपना जीजा कश्मीरी नहीं है, बाहर का है, तो वो आज कह दें ये एक सिटिंग सीएम को 5 टाइम्स एमपी को अगर आप कह दें वो बाहर वाला है, तो इससे शर्मनाक बात क्या हो सकती है। 8000 जवान कश्मीर में शहादत पा चुके हैं कश्मीरियों की जान के लिए, इस भारत माता के शीश को बचाने के लिए, आप उनको भी बाहर वाला कहना शुरू कर देते हैं। ये पॉलिटिक्स ऑफ अपॉर्चुनिटी है और उसके अलावा कुछ नहीं। अभी ये कह रहे थे कि वो मठाधीश हैं, वो क्या डेवलपमेंट की बात करेंगे, और साथ ही दूसरे राग में गा देते हैं कि जम्मू कश्मीर में 370 वापस चाहिए। आप डेवलपमेंट की बात ना करें तो चले, कोई और बात कर दे तो वो आपको बर्दाश्त नहीं है। ये जो और ये बार बार कह रहे हैं हम सरकार बनाएंगे, 65 सीटें से जीतेंगे। 2.5 लाख वोटों से हारे उमर अब्दुल्ला पार्लियामेंट इलेक्शन। ये हाल हो गया कि 2-2 सीटों से लड़ना पड़ रहा आज असेंबली का इलेक्शन, और टोपी सर पे हाथ में लेकर लोगों के सामने भीख मांगनी पड़ रही है कि मुझे वोट दो, मुझे वोट दो। तो कौन सी दुनिया में रह रहे हैं आप? जो अब नतीजा आएगा वो किसी को नहीं पता, वो जनता जनार्दन बताएगी क्या नतीजा आएगा। मगर आपने कौन सी डेवलपमेंट की बात कर ली? आपके मैनिफेस्टो में 370, 35A, 1953 स्टेटस, 2001 ऑटोनॉमी के अलावा है क्या? आप खुद डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहे हैं और दूसरों से उम्मीद करते हैं कि वो बात करें। तो आपके डबल स्टैंडर्ड्स एक्सपोज हो रहे हैं और उससे अलावा कुछ नहीं। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के और कांग्रेस, मुझे कांग्रेस से ही सवाल पूछना है कि अगर कल आपकी कोalition सरकार आती है, आपका मेजर पार्टनर तो इलेक्शन लड़ रहा है 370 बहाल करने के लिए, तब क्या करेंगे आप? तब उनके हाँ में हाँ मिलाएंगे कि आप कहेंगे हम सरकार नहीं बनाएंगे आपसे मिलकर जब तक आप 370 की डिमांड को खारिज नहीं कर देते? ये प्रियंका जी आपसे सवाल है मेरा, आज कर लेते हैं, आज आपकी सरकार बन। प्रियंका जी पहले इसका जवाब दीजिए। संदीप वजीर साहब भी काउंटर करना चाह रहे हैं। प्रियंका जी, अगर मान लीजिए आपके गठबंधन को बहुमत मिल गया तो नेशनल कॉन्फ्रेंस कहेगी कि हमारे मैनिफेस्टो में यह प्राथमिकता थी 370 की बहाली, तब बतौर गठबंधन सहयोगी आपका स्टैंड क्या होगा उस वक्त, बताइए। देखिए प्रत्युष जी, हमारा स्टैंड पूरी तरीके से क्लियर है, हमारी गारंटी पूरी तरीके से क्लियर है। और मैं ये पूछना चाहती हूँ कि यहाँ इतने महान ज्ञाता बैठे हुए हैं, उनसे पूछे अमित जी से कि क्या स्टेट गवर्नमेंट ये बस ला सकती है क्या? ऐसा कोई प्रोजेक्ट है क्या? तो अगर नहीं ला सकती है, 370 की वापसी नहीं करा सकती है, तो फिर क्या ये झुंझुना है क्या? लोगों को गुमराह करने के लिए मैनिफेस्टो में डाला है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने। अरे किसके मैनिफेस्टो में डाला है? हमारा मैनिफेस्टो सुनिए प्रत्युष जी, आपने साथ मैनिफेस्टो देखा नहीं, मैं बताती हूँ। नहीं, मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात कर रहा हूँ। नेशनल कॉन्फ्रेंस, आप अपने सहयोगी को भूल जा रही हैं बार बार। तो आप कह दीजिए, तो प्रियंका जी आप कह दीजिए नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले झूठे हैं। आप बोल दीजिए नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले झूठे, बात खत्म हो गई। आप कह दीजिए वो झूठे हैं, वो पब्लिक को मूर्ख बना रहे कि वो 370 वापस नहीं ला सकते, बात खत्म। आप कह दीजिए उमर अब्दुल्ला झूठ बोल रहा है, वो 370 वापस ला नहीं सकता है, खत्म बात हो जाएगी। अरे झूठ बोलना तो देखिए भारतीय जनता पार्टी का, उन लोगों के साथ सरकार चलाई और उसके बाद आज अगर जरूरत पड़ेगी तो फिर से सरकार बनाने में। संदीप वजीर साहब से जवाब ले लेते हैं। संदीप वजीर साहब, आप ही की सहयोगी कह रही हैं कि कैसे हो सकता है, स्टेट गवर्नमेंट तो ला नहीं सकती, तो इसका मतलब कि फिर आप झूठ बोल रहे हैं क्या? जनता से झूठे वादे कर रहे हैं कि हम 370 वापस ले आएंगे। मैं आपकी बात का जवाब देता हूं। पहले मैं अमित रैना साहब की बात का जवाब देता हूं। अमित रैना साहब कह रहे हैं कि आपके मैनिफेस्टो में है ही क्या? आपने पढ़ा है हमारा मैनिफेस्टो? पहले पूछिए इनसे, इन्होंने पढ़ा है? इन्होंने पढ़ा ही नहीं है, ऐसी बातें करते हैं। पढ़ा है, मैं बता देता हूँ, पढ़ा है। मैं बता देता हूँ, गैस सिलेंडर आप सब्सिडी पे देंगे, कौन से? आप रेवेन्यू डिफिसिट स्टेट है, आप सेंटर की सब्सिडी पे गैस सब्सिडी देंगे। आप रेवेन्यू डिफिसिट स्टेट है, फिजिकल डिफिसिट आप चल रहा है, आपका सारा यूनियन टेरिटरी ग्रांट पे चल रहा है। आप किस बेसिस पे कमिटमेंट करे जा रहे हैं? आपके पास है क्या? आपके पास अपनी रेवेन्यू तो है नहीं, आप कमिटमेंट करे जा रहे हैं हम बेरोजगारों को इतना पैसा देंगे, हम गैस के सिलेंडर सब्सिडाइज करेंगे। कैसे करेंगे? कौन देगा आपको पैसे? पैसा सेंटर दे रहा है, आपके पास तो पैसा नहीं है। झूठ क्यों बोल रहे? झूठ पे झूठ बोल रहे हैं आप। मैंने पढ़ा मैनिफेस्टो, आपसे ज्यादा पढ़ा आपका मैनिफेस्टो। सुनना नहीं चाहते आप? सुनना नहीं चाहते हैं? सुन लीजिए ना, बताइए। तो बेरोजगारों के लिए 3 महीने में हम 1 लाख नौकरियां देने जा रहे हैं, 3 महीने के अंदर फॉर्मेशन के बाद। कैसे? सवाल ये है कैसे? सवाल मैंने आपसे पूछा, कैसे दे रहे हो 1 लाख नौकरियां? कैसे दे रहे हो 1 लाख नौकरियां?
सवाल ये है, तो जवाब दीजिए इसका। मैं भी मानूं, मैं भी वोटर हूं, मैं जानना चाहता हूं आप 1 लाख नौकरियां कैसे दे रहे हैं 3 महीने में, प्लीज बताइए। हम पूरा करेंगे। अगर हम अच्छी बात है कि आप 1 लाख नौकरियां देंगे 3 महीने में, बताइए कैसे देंगे? अगर हम नहीं दे पाए तो आप पूछिएगा ना। बहुत अच्छी बात है, बताइए। हाँ, तो जब हम देंगे तो बताइए ना।